नमस्कार। आज क्लियर कट में बात देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी HUL की। हाल में HUL ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए और इन नतीजों के बाद बाजार में शेयर की जबरदस्त पिटाई हुई। बाजार ने नतीजों के भीतर ऐसा क्या पढ़ लिया कि इतनी बड़ी बिकवाली एकदम हावी हो गई। शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया। आज क्लियर कट में पड़ताल इसी की। सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले जीडीपी नहीं देखते, निफ्टी सेंसेक्स भी नहीं देखते। आप सुबह साबुन उठाते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट डालते हैं, बर्तन साफ करने के लिए लिक्विड निकालते हैं और इस पूरी दिनचर्या के दौरान शायद आप भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी के कई उत्पाद इस्तेमाल कर चुके होते हैं। सर्फ एक्सल, रिन, बिम, डव, लक्स, पियर्स, लाइफबॉय, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, वैसलीन, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, ब्रू, हॉर्लिक्स, बूस्ट और किसान जैम जैसे कई ब्रांड्स आपके हाथ से गुजर गए होते हैं और इन सभी ब्रांड्स के पीछे एक नाम है, हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL। HUL के नतीजे सिर्फ एक कंपनी का बही खाता नहीं है, वे भारत के बाथरूम, रसोई, कपड़े धोने की बाल्टी, किराना की दुकान और महीने के घरेलू बजट की रिपोर्ट हैं। लेकिन इस बार इस रिपोर्ट में एक अजीब विरोधाभास दिखा। कंपनी की बिक्री 10% बढ़ी, 13 तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज हुई। सामान की मात्रा भी बढ़ी। कंपनी ने कहा कि मांग स्थिर है। फिर भी नतीजों के बाद HUL का शेयर करीब 7% टूट गया। तो सवाल है, जब साबुन बिक रहा, डिटर्जेंट बिक रहा, शैम्पू बिक रहा, कॉफ़ी, हॉर्लिक्स और बूस्ट बिक रहे, तो निवेशक HUL का शेयर क्यों बेच रहे हैं? क्या भारत की खपत मजबूत हो रही है या 10% की चमक के पीछे ऊंची लागत, कमज़ोर मार्जिन और कुछ जरूरी श्रेणियों में घटती मात्रा की ऐसी कहानी छिपी है जिसे बाजार ने कंपनी से पहले पढ़ लिया? नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं क्लियर कट। अब समझते हैं नतीजे अच्छे फिर बाजार नाराज क्यों। सबसे पहले HUL के जून तिमाही के नतीजों की मोटी तस्वीर देखिए। कंपनी का टर्नओवर करीब 17,184 करोड़ रुपए रहा। अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ यानी अधिग्रहण और बिक्री जैसे बदलावों को हटाकर पुराने कारोबार की वास्तविक वृद्धि 10% रही। इस 10% में करीब आधा योगदान ज्यादा मात्रा और बेहतर उत्पाद मिश्रण का था, बाकी आधा योगदान कीमतों का था। कंपनी की अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ 5% रही। इबिटा यानी ब्याज कर और मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन से पहले का परिचालन मुनाफा 8% बढ़कर 3,947 करोड़ रुपए हो गया। एक मुश्त मदों से पहले कर के बाद मुनाफा 9% बढ़कर 2,731 करोड़ रुपए रहा, लेकिन रिपोर्टेड मुनाफा 2% घटकर करीब 2,680 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी के मुताबिक पिछले साल की समान तिमाही से मिले एक मुश्त टैक्स लाभ के कारण इस बार मुनाफे की सीधी तुलना कमजोर दिखाई दे रही है। पहली नजर में यह खराब नतीजा नहीं है, बल्कि कंपनी इसे 13 तिमाहियों की सबसे तेज बिक्री वृद्धि बता रही है। फिर बाजार ने इसे सजा क्यों दी? क्योंकि शेयर बाजार केवल ये नहीं देखता कि कंपनी ने पिछले 3 महीने में क्या किया, बाजार ये देखता है कि उससे कितनी उम्मीद थी और आगे वह कितना कर पाएगी। HUL का नतीजा अच्छा था, लेकिन बाजार की उम्मीद उससे बड़ी थी। बाजार ने नतीजा नहीं, उम्मीदों का अंतर बेचा। इसे क्रिकेट से समझिए। अगर कोई बल्लेबाज 70 रन बनाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे आपने शतक लगाने की उम्मीद लगा रखी हो और टीम मैच हार गई तो वही 70 रन अधूरे लगने लगते हैं। HUL के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कंपनी की मात्रा 5% बढ़ी, लेकिन बाजार के कई अनुमानों में 6 से 8% तक वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद थी। राजस्व और मुनाफा भी कुछ अनुमानों से पीछे रहे। इबिटा मार्जिन करीब 23% रहा और सालाना आधार पर लगभग 40 बेसिस पॉइंट घटा है। 1 बेसिस पॉइंट प्रतिशत का 100वां हिस्सा होता है, इसलिए 40 बेसिस पॉइंट का मतलब लगभग 0.40% अंकों की कमी। सुनने में ये छोटा अंतर लगता है, लेकिन 17,000 करोड़ रुपए
से ज़्यादा के तिमाही कारोबार में मार्जिन का मामूली बदलाव भी मुनाफे में करोड़ों रुपए का फर्क पैदा करता है। बाजार का संदेश साफ था, सिर्फ बिक्री बढ़ना काफ़ी नहीं है, बिक्री ऐसी बढ़नी चाहिए जिसमें सामान ज़्यादा बिके, लागत नियंत्रित रहे और हर 100 रुपए पर बिक्री पर पर्याप्त मुनाफा बचे। यहाँ बिक्री की बाल्टी भर रही थी, लेकिन बाजार को नीचे लागत का छेद दिखाई दे रहा था। 10% वृद्धि में सामान कितना और महंगाई कितनी? अब सवाल ये, अब 10% की बिक्री वृद्धि को खोलकर समझिए। इसमें 5% मात्रा की वृद्धि और करीब 5% कीमत और उत्पाद मिश्रण का असर था। यानी अगर किसी परिवार ने पिछले साल HUL के 100 उत्पाद खरीदे थे तो इस बार वह मोटे तौर पर 105 उत्पाद खरीद रहा है, लेकिन कंपनी की बिक्री रुपए में 110 रुपए के बराबर हो गई। बाकी फर्क बढ़ी हुई कीमत और महंगे उत्पादों से आया। ये संकेत बुरा नहीं है, क्योंकि मात्रा बढ़ने का मतलब है कि ग्राहक ने खरीद बंद नहीं की, लेकिन ये खपत का विस्फोट भी नहीं है। अगर भारतीय घर बहुत तेजी से खर्च कर रहे होते तो मात्रा की वृद्धि बाजार की उम्मीद से ज्यादा होती। यहां ग्राहक खरीद रहा है, लेकिन हर श्रेणी में एक जैसी ताकत नहीं है। कुछ जगह सामान ज्यादा ले रहा है, कुछ जगह महंगा और बेहतर उत्पाद चुन रहा है और कुछ जगह बढ़ी हुई कीमत देखकर मात्रा कम कर रहा है। यानी भारत की खपत लौट रही है, लेकिन हर घर और हर अलमारी में एक जैसी गति नहीं है। HUL के घर में 4 कमरे हैं। HUL के कारोबार को एक बड़े भारतीय घर की तरह समझ लेते हैं। इस घर के 4 प्रमुख कमरे हैं। पहला होम केयर, दूसरा ब्यूटी, तीसरा पर्सनल केयर और चौथा फूड्स। 4 कमरों की हालत अलग है और यहीं से भारतीय ग्राहक की असली तस्वीर निकलती है। सबसे पहले होम केयर की बात करते हैं। HUL का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन यही है। इस तिमाही में होम केयर कारोबार HUL का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनकर उभरा। इसमें सर्फ एक्सेल, रिन और विम जैसे ब्रांड आते हैं। होम केयर की तिमाही आय करीब 6,554 करोड़ रुपए रही। अंडरलाइन बिक्री 14% बढ़ी। ये 3 साल की सबसे तेज वृद्धि थी। मात्रा की वृद्धि सिंगल डिजिट लेकिन ऊंची रही। फैब्रिक वॉश यानी कपड़े धोने वाले कारोबार में दोहरे अंक की वृद्धि हुई। बार और पाउडर की बिक्री मजबूत रही। लिक्विड डिटर्जेंट की वृद्धि और तेज हुई। हाउस होल्ड केयर में बिक्री और मात्रा दोनों दोहरे अंक में बढ़ी। विम लिक्विड ने भी मजबूत वृद्धि दर्ज की। इसका अर्थ क्या है? भारतीय घर साफ सफाई पर खर्च कर रहा है, कपड़े धोने बंद नहीं हुए, बर्तन साफ करना बंद नहीं हुआ और ग्राहक धीरे धीरे साबुन और पाउडर से लिक्विड जैसे सुविधाजनक और महंगे उत्पादों की ओर बढ़ रहा है। यानी HUL केवल ज्यादा उत्पाद नहीं बेच रहा, वह ग्राहकों को धीरे धीरे ज्यादा मूल्य वाले उत्पादों की ओर ले जा रहा है। लेकिन यहां एक चुभन है। होम केयर की बिक्री 14% बढ़ी, फिर भी इस कारोबार का मार्जिन दबाव में रहा, क्योंकि डिटर्जेंट और सफाई वाले उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले कई कच्चे माल का संबंध कच्चे तेल से होता है। कच्चा तेल महंगा हुआ तो रसायन महंगे, प्लास्टिक महंगी, पैकेजिंग महंगी, ऊर्जा और माल ढुलाई भी महंगी। यानी होम केयर कंपनी का सबसे तेज दौड़ता इंजन है, लेकिन इस इंजन का ईंधन भी महंगा हो गया। बिक्री की रफ्तार तेज है, पर मुनाफे की रफ्तार उससे पीछे है। अब दूसरे सेगमेंट में चलिए, जो ब्यूटी और वेलबींग का सेक्टर है। बेहतर दिखने की चाह मजबूत है। दूसरा कमरा है ब्यूटी और वेलबींग। इसमें डव, वैसलीन, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस और मिनिमलिस्ट जैसे ब्रांड आते हैं। इस कारोबार की तिमाही आय करीब 4,083 करोड़ रुपए रही। बिक्री 12% बढ़ी। मात्रा की वृद्धि जो थी वो सिंगल डिजिट लेकिन ऊपर थी। प्रीमियम हेयर केयर ने डबल डिजिट में मात्रा आधारित वृद्धि दर्ज की। प्रीमियम स्किन केयर में वृद्धि मजबूत रही। मिनिमलिस्ट की बिक्री दोहरे अंक में बढ़ी और इस कारोबार का मार्जिन करीब 28% रहा। यानी HUL के प्रमुख कारोबारों में ये सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला हिस्सा है। ये भारतीय ग्राहक की बदलती प्राथमिकता बताता है। अगर ग्राहक सिर्फ शैम्पू नहीं चाहता, वह हेयर फॉल, डैमेज रिपेयर, सीरम और विशेष जरूरत वाला शैम्पू चाहता है। वह सिर्फ क्रीम नहीं चाहता, वह ग्लो, हाइड्रेशन और त्वचा की खास जरूरतों के हिसाब से उत्पाद चाहता है। अर्थव्यवस्था की भाषा में इसे प्रीमियमाइजेशन कह सकते हैं। सरल भाषा में ग्राहक उसी श्रेणी में थोड़ा ज़्यादा पैसा देकर बेहतर उत्पाद खरीद रहा है। लेकिन यहाँ एक फ़र्क समझना ज़रूरी है। पूरा भारत एक साथ प्रीमियम नहीं हो रहा। जिस ग्राहक को आय और खर्च करने की क्षमता बेहतर है, वह साधारण साबुन से बॉडी वॉश और साधारण क्रीम से विशेष
स्किन केयर की ओर जा रहा है। यानी भारत में खपत अब सिर्फ मात्रा की कहानी नहीं है, ये गुणवत्ता, सुविधा और आकांक्षा की भी कहानी है। अब आते हैं उस सेक्टर पर जिसने बाजार को सबसे ज्यादा सतर्क किया, यानी पर्सनल केयर। इसमें लक्स, लाइफबॉय, डव, पियर्स, क्लोजअप और पेप्सोडेंट जैसे ब्रांड आते हैं। इस कारोबार की बिक्री आय 2624 करोड़ रुपए रही। बिक्री 4% बढ़ी, लेकिन मात्रा में निचले एकल अंक की गिरावट आई। यानी इस कारोबार की बिक्री बढ़ने का मुख्य कारण ज्यादा सामान बिकना नहीं था, मुख्य कारण कीमतों में वृद्धि थी और इसकी जड़ में है पाम ऑयल। पाम ऑयल साबुन बनाने का महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पाम ऑयल की ऊंची कीमतों की वजह से साबुन कारोबार पर दबाव लगातार बना हुआ है। कंपनी ने बताया कि पाम ऑयल की महंगाई लगातार दूसरे साल बनी रही। इसी कारण स्किन क्लीनिंग श्रेणी में वृद्धि मुख्यतः कीमतों से आई, जबकि मात्रा कमजोर रही। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं साबुन महंगा हुआ, बिक्री रुपए में बढ़ गई, लेकिन बेचे गए साबुन की कुल मात्रा दबाव में आ गई। यही वह बिंदु है जिसे केवल कुल बिक्री देखकर नहीं पकड़ा जा सकता। मान लीजिए पिछले साल एक साबुन 10 रुपए का था और 100 साबुन बिके, कुल बिक्री 1000 रुपए हुई। इस साल कीमत 12 रुपए हो गई, लेकिन साबुन 90 बिके, कुल बिक्री अब भी आपको 1080 रुपए दिखेगी। कंपनी कह सकती है बिक्री 8% बढ़ी, लेकिन असली सवाल है सामान तो कम बिका। HUL के पर्सनल केयर कारोबार में यही चेतावनी दिखाई देती है। प्रीमियम पियर्स और डव ने अच्छी मात्रा आधारित वृद्धि दर्ज की। बॉडी वॉश भी दोहरे अंक में बढ़ा, लेकिन सामान्य और कीमत को लेकर संवेदनशील ग्राहक पर महंगाई का असर दिखा। यानी एक भारत बॉडी वॉश खरीद रहा है, दूसरा भारत साबुन की बढ़ी हुई कीमत देखकर हर रुपए का हिसाब लगा रहा है। प्रीमियम खपत मजबूत है, लेकिन आम खपत अभी भी कीमत से डरती है। अब आते हैं फूड सेगमेंट पर। चाय पर लागत, कॉफी और पोषण में तेजी। HUL के फूड कारोबार की तिमाही आय करीब 3480 करोड़ रुपए रही। बिक्री करीब 7% बढ़ी, मात्रा में लगभग 5% की तेजी देखने को मिली। प्रीमियम चाय की मात्रा कम एकल अंक में बढ़ी। कॉफी ने दोहरे अंक की मात्रा आधारित वृद्धि दर्ज की। ब्रू गोल्ड और पीने के लिए तैयार उत्पाद तेजी से बढ़े। लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन में भी दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गई। बूस्ट ने पिछले 12 महीने के आधार पर 1000 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री का स्तर पार कर लिया। पैकेज्ड फूड में मेयोनीज, सॉस और संस्थागत खाद्य कारोबार ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फूड्स में भी पूरी तस्वीर सीधी नहीं है। चाय HUL के लिए बड़ा कारोबार है और चाय की कीमत बढ़ने से कंपनी की लागत बढ़ती है। ग्राहक की सुबह की चाय भले रोज की आदत हो, लेकिन चाय की पत्ती की महंगाई कंपनी के मुनाफे में रोज नई कटौती करती है। यानी HUL के सामान केवल साबुन का पाम ऑयल नहीं है, डिटर्जेंट का कच्चा तेल भी है, चाय का महंगा कच्चा माल भी है, पैकेजिंग और माल ढुलाई भी है। कंपनी के कई कारोबार अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन महंगाई उन सभी को एक ही धागे में बांध देती है। कच्चा तेल, पाम ऑयल और चाय, लागत का त्रिकोण अब HUL की सबसे बड़ी चुनौती समझिए। कच्चा तेल, पाम ऑयल और चाय। कच्चे तेल से जुड़े पदार्थ, डिटर्जेंट, सफाई उत्पाद, प्लास्टिक और पैकेजिंग की लागत का असर डालते हैं। पाम ऑयल साबुन की लागत बढ़ाता है। चाय की बढ़ी कीमतें फूड्स कारोबार पर दबाव डालती हैं। इसके ऊपर ऊर्जा, माल ढुलाई, मुद्रा की चाल और वैश्विक तनाव का असर अलग से है। यानी HUL की लागत किसी एक वस्तु से नहीं बढ़ रही, उस पर कई दिशाओं से दबाव है। कंपनी के पास इसके जवाब में 3 हथियार हैं: कीमत बढ़ाना, लागत बचाना और ग्राहकों को ज़्यादा मूल्य वाले उत्पादों की ओर ले जाना। लेकिन तीनों की सीमा है। बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ाई तो मात्रा घट सकती है, बहुत ज़्यादा लागत घटाई तो विज्ञापन, वितरण या उत्पाद की गुणवत्ता पर असर आ सकता है। हर ग्राहक को प्रीमियम उत्पाद की ओर धकेला तो कीमत संवेदनशील ग्राहक स्थानीय या सस्ते ब्रांड में जा सकता है। यानी HUL का असली मुकाबला केवल महंगाई से नहीं है, उसे ग्राहक की सहनशीलता से भी लड़ना है। ब्रांड की ताकत भी बड़ी है, लेकिन ग्राहक की जेब से बड़ी नहीं। एक कंपनी, दो भारत। अब चारों कारोबारों को जोड़िए। होम केयर सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनकर उभरा। प्रीमियम ब्यूटी और हेयर केयर मजबूत है। कॉफी और पोषण मजबूत है, लेकिन सामान्य पर्सनल केयर और स्किन क्लीनिंग में मात्रा पर दबाव है। इसका अर्थ है कि भारतीय ग्राहक बाजार से बाहर नहीं हुआ, लेकिन वह श्रेणी देखकर फैसला कर रहा है। जहां उसे सुविधा दिखती है वहां खर्च कर रहा है, जहां बेहतर परिणाम दिखता है वहां प्रीमियम उत्पाद खरीद रहा है, जहां आकांक्षा जुड़ी है वहां ज़्यादा पैसा
दे रहा है, लेकिन जहां रोजमर्रा का उत्पाद महंगा हो रहा है वहां मात्रा कम हो रही है। भारत की खपत की गाड़ी चल रही है, लेकिन उसके सभी पहिए एक गति से नहीं घूम रहे। प्रीमियम ग्राहक तेज चल रहा है, कीमत संवेदनशील ग्राहक अभी भी ब्रेक पर पैर रखे हुए है। शेयर 7% क्यों टूटा, अब ये समझते हैं। अब शेयर की गिरावट का जवाब साफ हो जाता है। कंपनी की 10% बिक्री वृद्धि मजबूत है, लेकिन मात्रा की वृद्धि उम्मीद से कम रही। मुनाफा अनुमान से पीछे रहा, मार्जिन पर दबाव दिखाई दिया, पर्सनल केयर की मात्रा घटी, स्किन क्लीनिंग की वृद्धि कीमतों पर निर्भर रही। होम केयर सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बना, लेकिन कच्चे माल की ऊंची लागत ने उसके मार्जिन को दबाया और कंपनी के सामने आगे भी कच्चा माल, पाम ऑयल और चाय की महंगाई का जोखिम है। इन्हीं चिंताओं के बाद नतीजों वाले दिन एचयूएल का शेयर करीब 6.99% गिरकर लगभग 2023 रुपए पर बंद हुआ। अगले दिन इसमें करीब 2% की वापसी आई, क्योंकि कई ब्रोकरेज ने कहा कि एक तिमाही की निराशा के बाद भी कंपनी की लंबी अवधि की कहानी पूरी तरह नहीं टूटी है। यानी पहले दिन बाजार ने नतीजों की कमजोरी बेची, अगले दिन उसने भविष्य की संभावना खरीद ली। अब ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं ये देखिए। ब्रोकरेज की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है, लेकिन मोटा संदेश ये है कि निकट अवधि में लागत और मार्जिन पर दबाव रहेगा, पर मध्यम अवधि में मात्रा आधारित वृद्धि, होम केयर, ब्यूटी एंड वेलबींग, प्रीमियम उत्पाद और बेहतर वितरण एचयूएल को सहारा दे सकते हैं। जेफरीज ने बाय की राय और करीब 2850 रुपए का लक्ष्य बनाए रखा। उसका मानना है कि नतीजों के बाद शेयर की गिरावट कमाई की वास्तविक चूक की तुलना में ज्यादा तीखी थी। मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म की राय और करीब 2860 रुपए का लक्ष्य बनाए रखा। उसका कहना है कि लंबी अवधि में भारत की एफएमसीजी मांग की कहानी कायम है। सिटी ने बाय की राय रखी, लेकिन लक्ष्य मूल्य 2750 रुपए से घटाकर करीब 2650 रुपए कर दिया। उसे स्थिर मांग, बेहतर क्रियान्वयन और प्रीमियमाइजेशन पर भरोसा है। गोल्डमैन ने बाय की राय बनाए रखी, लेकिन लक्ष्य 2725 रुपए से घटाकर करीब 2450 रुपए कर दिया। उसका मानना है कि कीमत वृद्धि और ब्यूटी एंड वेलबींग में सुधार से आगे बिक्री की गति तेज हो सकती है। मॉर्गन स्टैनले ने इक्वल वेट की राय और करीब 2480 रुपए का लक्ष्य रखा। वह मात्रा की अपेक्षा से कमजोर वृद्धि को लेकर अपेक्षाकृत सावधान है। एचएसबीसी ने एचयूएल को अपग्रेड करके बाय किया, करीब 2450 रुपए का लक्ष्य दिया। उसने होम केयर और ब्यूटी एंड वेलबींग की बेहतर रफ्तार और गिरावट के बाद आकर्षक हुए मूल्यांकन को आधार बनाया, लेकिन उसने चाय और साबुन से जुड़ी महंगाई को प्रमुख जोखिम माना है। मोतीलाल ओसवाल ने बाय की राय और करीब 2500 रुपए का लक्ष्य बनाए रखा। उसका भरोसा नए उत्पादों, प्रीमियमाइजेशन, लागत बचत और मात्रा आधारित वृद्धि की रणनीति पर है। इन सभी राय को जोड़ें तो तस्वीर क्या बनती है? ब्रोकरेज को कंपनी पर भरोसा है, लेकिन उसके हर आंकड़े पर नहीं। लंबी अवधि की कहानी सकारात्मक है, पर निकट अवधि में लागत, मार्जिन और मात्रा की परीक्षा बाकी है। और याद रखिए, ब्रोकरेज का लक्ष्य कोई गारंटी नहीं होता। यह भविष्य की मांग, लागत और कमाई से जुड़ी धारणाओं पर आधारित अनुमान होता है। धारणा बदली तो लक्ष्य भी बदल जाएगा। अब आम आदमी की जेब पर क्या असर है? अब इसे आपके घर से जोड़ते हैं। अगर कच्चा तेल, पाम ऑयल और चाय महंगी रहती है तो एचयूएल के सामने कुछ विकल्प होंगे। कुछ उत्पादों की कीमत बढ़ सकती है, कुछ पैकेट छोटे हो सकते हैं, कुछ छूट और प्रचार कम हो सकते हैं, या कंपनी कुछ लागत खुद झेल सकती है, जिससे उसका मार्जिन घटेगा। साबुन में दबाव पहले ही दिखाई दे रहा है। कीमत बढ़ी, बिक्री रुपए में बढ़ी, लेकिन मात्रा कमजोर हो गई। इसका मतलब है कि कंपनी कीमत जितनी बढ़ाएगी, उसे उतना ही ध्यान रखना होगा कि ग्राहक हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि बाजार में स्थानीय ब्रांड हैं, क्षेत्रीय कंपनियां हैं, ऑनलाइन ब्रांड हैं, किराना दुकान के सस्ते विकल्प हैं, और अब क्विक कॉमर्स पर भी तुलना एक क्लिक में हो जाती है। एचयूएल के पास ब्रांड की ताकत है, लेकिन ग्राहक के पास विकल्प की ताकत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या संदेश है? एचयूएल के नतीजे भारत की खपत के बारे में 5 बातें कहते हैं। पहली बात, भारतीय ग्राहक बाजार में मौजूद है। दूसरी बात, होम केयर जैसी जरूरी श्रेणियों में मात्रा मजबूत है। तीसरी बात, प्रीमियम ब्यूटी, हेयर केयर और सुविधा आधारित उत्पाद सामान्य उत्पादों से बेहतर चल रहे हैं। चौथी बात, पाम ऑयल जैसी महंगाई साबुन और स्किन क्लीनिंग की मात्रा को प्रभावित कर रहे हैं। पांचवी बात, कंपनियों को बिक्री बढ़ाने और मार्जिन बचाने के लिए कठिन संतुलन बनाना पड़ रहा है। एचयूएल ने कहा कि मांग का वातावरण स्थिर है। कंपनी को वित्त वर्ष 2027 का प्रदर्शन वित्त वर्ष 2026 से बेहतर रहने की उम्मीद है।
उसका जोर मात्रा आधारित बिक्री, पोर्टफोलियो बदलाव, नए बिक्री चैनल और प्रीमियम उत्पादों पर है। लेकिन कंपनी ने यह भी माना कि कमोडिटीज़ की कीमतों में अस्थिरता और महंगाई का दबाव निकट अवधि में बना रह सकता है। यानी भविष्य को लेकर आशावाद है, लेकिन उसके नीचे कुछ शर्तें लिखी हैं। कच्चे माल की कीमत काबू में आए, कीमत बढ़ने के बाद मात्रा ना टूटे और होम केयर की तेज वृद्धि मुनाफे में भी बदल सके। अब निवेशकों की बात कर लेते हैं, उन्हें किन बातों पर नजर रखनी चाहिए। ये शेयर खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन अगली तिमाहियों में निवेशक को कुछ जरूरी संकेत देखने होंगे। क्या 5% की मात्रा वृद्धि आगे और तेज होती है? क्या स्किन क्लीनिंग और पर्सनल केयर की मात्रा संभलती है? पाम ऑयल की कीमतें कम होती हैं या नहीं? क्या होम केयर की 14% की बिक्री वृद्धि बेहतर मार्जिन में बदलती है? क्या ब्यूटी और बेलविंग, लिक्विड डिटर्जेंट, बॉडी वॉश, कॉफ़ी और पोषण जैसे तेज बढ़ते कारोबार कुल मुनाफे में बड़ी हिस्सेदारी बनाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या एचयूएल ग्राहकों पर कीमत का बोझ डाले बिना अपना मार्जिन बचा पाती है? एचयूएल को केवल कुल मुनाफे से पढ़ना अधूरा होगा, इसे 3 शब्दों में पढ़िए: वॉल्यूम, प्राइस और मार्जिन। क्योंकि 10% बिक्री वृद्धि 2 तरह से हो सकती है। एक, ग्राहकों ने बहुत ज़्यादा सामान खरीदा, और दूसरा, ग्राहकों ने थोड़ा ज़्यादा सामान खरीदा और काफ़ी महंगा सामान खरीदा। दोनों में बिक्री 10% बढ़ सकती है, लेकिन दोनों की आर्थिक ताकत एक जैसी नहीं होती। अंतिम तस्वीर, तो एचयूएल के नतीजे आखिर क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि भारतीय घर खरीद रहा है, कपड़े धो रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, शैम्पू और स्किन केयर खरीद रहा है, कॉफ़ी और पोषण पर खर्च कर रहा है, होम केयर कंपनी का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन गया है, प्रीमियम उत्पाद तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि पाम ऑयल की ऊंची कीमतों ने साबुन कारोबार को दबाव में डाला है। स्किन क्लीनिंग की बिक्री रुपए में बढ़ी है, लेकिन मात्रा कमज़ोर हुई है। कच्चा तेल, डिटर्जेंट और पैकेजिंग की लागत बढ़ा रहा है। पाम ऑयल साबुन को महंगा कर रहा है। चाय की कीमत फूड कारोबार को काट रही है। यानी बिक्री मजबूत है, लेकिन लागत भी मजबूत है। ग्राहक मजबूत है, लेकिन उसकी जेब असीमित नहीं है। ब्रांड की ताकत है, लेकिन कीमत की भी एक सीमा है। बाजार ने एचयूएल को इसलिए नहीं बेचा कि कंपनी का कारोबार खत्म हो गया, उसने इसलिए बेचा क्योंकि उसने पूछा, क्या ये 10% वृद्धि बिना मार्जिन खोए जारी रह सकती है? क्या कीमत बढ़ने के बाद भी ग्राहक उतना ही सामान खरीदेगा? और क्या होम केयर और प्रीमियम भारत की तेजी साबुन खरीदने वाले कीमत संवेदनशील भारत की कमजोरी की भरपाई कर पाएगी? एचयूएल भारत के घर की सुबह है, और इस तिमाही की सुबह का संदेश साफ है। घर में सामान आ रहा है, लेकिन बिल सामान से तेज बढ़ रहा है। शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी लाइन यही है: भारत की खपत की टोकरी भरी हुई है, लेकिन उसके बढ़े हुए वजन में आधा सामान है, आधी महंगाई। आज के क्लियर कट में इतना ही। मैं हूं शुभम शंकधर। फिर मिलेंगे किसी खबर के पीछे छिपी असली क्यों की कहानी को समझने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।